बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल पर और मैं मुज़म्मिल अवान हूँ। 3 अहम खबरें आपके साथ डिस्कस करनी है। 3 बहुत अहम खबरें हैं। पहली खबर तो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पंजाब में इंतखाबात करवाने से मुतल्लिक जो केस की समाअत हुई चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने इस केस की समाअत की। जस्टिस एजाजुल हसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस उमर अता बंदयाल, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। और अदलिया इस हवाले से क्या फैसला दे सकती है। अब पूरी कौम की जो नज़रें हैं वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो हुकूमत पाकिस्तान को एक डेडलाइन दी थी और कहा था कि जी इस डेडलाइन के मुताबिक आपको ये हुक्म जारी किया जा रहा है कि आपने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के साथ ताउन करना है। उसके बाद जिस तरह से उन्होंने हुक्म जारी किया था कि जी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को बराह रास्त 21 अरब रुपए के जो फंड्स हैं वो जारी कर दिए जाएं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की तरफ से 21 अरब रुपया जो है वो जारी कर दिया जाए। लेकिन चूंकि पार्लियामेंट ने रोका और पार्लियामेंट ने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट का फैसला तस्लीम नहीं करेंगे, क्योंकि वो जो फैसला था वो 4-3 की अक्सरियत का था और आज खुद नोटिस 4-3 से मुस्तरद हुआ। और सुप्रीम कोर्ट का जो 3 रुकनी बेंच है इस हवाले से पार्लियामेंट का मौक़िफ़ है कि हम इस फैसले को कबूल नहीं करते, क्योंकि ये 3 जजेस का अक़लियती फैसला है। अब ये जो सारा प्रोसेस है इसके ऊपर तो बाद में बात करूंगा। साथ साथ जो दूसरा पॉइंट है वो वज़ीर आज़म ने कौमी असम्बली से एतमाद का वोट हासिल कर लिया और इस पर बड़े शादियाने बजाए जा रहे हैं। इवन के कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, लेकिन एक्सपेक्ट ना करने से मुराद ये कि कोई ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि हो सकता है कि उनको तमाम के तमाम अरकान वोट कास्ट करें और हो सकता है कि कोई 1-2 इक्का दुक्का जो अरकान है वो आगे पीछे हो जाए, लेकिन वो बाआसानी एतमाद का वोट हासिल कर लेंगे। उनके एतमाद का वोट हासिल करने से पहले इस किस्म के तज्ज़िये और इस किस्म के तबसरे हो रहे थे, लेकिन उन्होंने बहुत ही आसानी के साथ बहुत ईजीली वोट ऑफ कॉन्फिडेंस गेन किया नेशनल असम्बली से और उन पर तमाम इत्तेहादी जमातों ने एतमाद का इजहार किया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कौमी असम्बली में एतमाद के वोट की तहरीक पेश की और उस पर वोटिंग हुई। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ साहब ने वोटिंग करवाई और उसमें शहबाज शरीफ साहब में उनको कामयाबी मिली। 180 अरकान पार्लियामेंट ने उन पर एतमाद का इजहार किया। मुफ्ती अब्दुल शकूर साहब अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए, वो इस दुनिया में नहीं है। वो जो अलमनाक हादसे के बायस उनकी शहादत हुई और जिस तरह से वो इस दुनिया में नहीं रहे, उनकी एक नशस्त कम होने से जो वोट हैं वो 180 थे, वैसे 181 होने थे, 181 होने थे। लेकिन उसके बाद जो अगली खबर है वो ये है कि जी जो तीसरी खबर बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है वो ये है कि जो मुज़ाकरात के हवाले से अब कौमी असम्बली के अंदर अब ये डिबेट हो रही थी कि जी मुज़ाकरात होने चाहिए और फिर हुकूमती टीम है और एक जानिब जो है तहरीक इंसाफ है, तो दोनों फरीकैन के दरमियान मुज़ाकरात का कोई दरमियानी रास्ता निकलेगा, इसके ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले तो जी बात करते हैं 3 रुकनी बेंच की। ये जो 3 रुकनी बेंच है जिसके ऊपर वज़ीर आज़म साहब ने अदम एतमाद कर दिया, पूरी पार्लियामेंट ने अदम एतमाद कर दिया। इसने जी केस की समाअत की, अटॉर्नी जनरल पेश हुए, फारूक एच नाइक साहब थे वहाँ पर और दीगर सीनियर वकला थे। तो चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि जी हमने तो कहा था कि आप इलेक्शंस करवाएं और हम तो कह रहे थे कि जी आप इलेक्शंस के लिए जो है वो तमाम जितने भी वसाइल हैं वो फराहम करें, जो भी चीज़ें फराहम की जानी है उस हवाले से इलेक्शन कमीशन की मुआवनत करें। तो आपको तो कोई मुज़ाकरात करने चाहिए थे, कोई दरमियानी रास्ता निकालना चाहिए था। हमने तो ये भी कहा था कि आप मुज़ाकरात कर लें, साथ बैठ जाएं, कोई जवाब अदालत में दे दें। तो चीफ साहब जो हैं जी उनकी सरबराही में 3 रुकनी बेंच इस केस की समाअत कर रहा था और चीफ साहब ने फरमाया, चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने, कि हुकूमत मुज़ाकरात में संजीदा नहीं तो हुकूमत मुज़ाकरात में संजीदा है तो इकदाम उठाए, अदालत मजबूर नहीं कर सकती। उन्होंने कहा कि अदालत सिर्फ आइन पर अमल चाहती है ताकि तनाज़े का हल निकले। अदालत कोई मुनासिब हुक्मनामा जारी करेगी। हम ना कोई हदायत जारी कर रहे हैं और ना कोई टाइमलाइन। बुराए मेहरबानी आइन के लिए एक दूसरे के साथ बैठें, कोई टाइमलाइन नहीं दे रहे, आज का ऑर्डर जारी करेंगे। लेकिन उसके बाद सर आप सबको शायद याद है कि जो 3 रुकनी बेंच था जब वो उसने केस की समाअत मुलतवी की
और वो तीनों जजेस उठे, तो उसके बाद इस केस की समाअत बाद में नहीं हो सकी। तो बहुत से लोग जो फिर ये एक्सपेक्ट करते रहे कि हो सकता है कि रात को कोई डिसीजन आ जाए या कोर्ट को एक्सपेक्टेड डिसीजन दे दे या कोई मुख्तसर फैसला जारी कर दे। अब लोगों की नज़रें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ हैं और लोग ये समझते हैं कि अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान बादियों नज़र में वज़ीर आज़म साहब को डिस्क्वालीफाई कर देती है, वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ साहब को डिस्क्वालीफाई कर देती है, बिलावल साहब और दीगर अरकान पार्लियामेंट को, तो क्या ऐसे मामला बैठ जाएगा? सर, इससे घर में जो डिवाइड है ना, सुप्रीम कोर्ट के अपने जो घर में तकसीम है, उससे अनारकी फैलेगी, उससे तसावुम की सूरत हाल खड़ी हो सकती है कि एक जानिब तो 7 जजेस खड़े हुए हैं और फिर ये भी बात होगी कि जो बकिया जजेस हैं, जो 4 जजेस पहले फैसला दे चुके हैं, वो इस फैसले के ऊपर इल्जामात लगाएंगे और चीफ साहब के इस फैसले के ऊपर उंगलियां उठाएंगे। अगर शहबाज शरीफ साहब को कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के जरिए फारिग कर दिया जाता है तो सबसे पहले सवाल ये होगा कि जो 4-3 का अक्सरियती फैसला है वो तो हमने जारी किया। वो 4 जजेस जब ये बात कर रहे हैं कि जी हम कहते हैं कि इलेक्शंस नहीं होने चाहिए, इलेक्शंस इस टाइम में पॉसिबल नहीं है, तो वो अक्सरियती फैसला मानने की बजाय जो अक़लियती फैसला है उसको मुसल्लत किया जा रहा है। और 3 जजेस कहते हैं कि जी इलेक्शंस होने चाहिए, 4 जजेस जो हैं वो अगेंस्ट हैं और 4 जजेस का अक्सरियती फैसला। तो एक जानिब जो है वो फटा तो इस बात पर पड़ेगा। दूसरी तरफ जो बात होगी, मैं ये समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को, अदालत उज़्मा को और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब को बहुत मोहतात अंदाज में इस केस का फैसला जारी करना होगा, क्योंकि अगर कोई भी फैसला हुकूमत के अगेंस्ट आता है या हुकूमत के खिलाफ इस किस्म का कोई फैसला जारी हो जाता है तो फिर हुकूमत अपनी लचक का मुजाहरा करेगी, फिर हुकूमत जो है इस पर रिस्पॉन्ड करेगी किसी और तरह से, किसी और तरह रिएक्ट करेगी और हुकूमत का रिएक्शन बहुत ख़तरनाक भी हो सकता है। क्योंकि जो मुझे खबर मिली इस्लामाबाद से, जो हमारे साथी दोस्त हैं उन्होंने मुझे खबर दी और उन्होंने मुझे बताया कि हुकूमत ने अगला जो महाज है वो भी तैयार रखा है और हुकूमत अगले लाहे अमल के लिए, अगले इक़दाम के लिए भी तैयार है। और हुकूमत समझती है कि अगर इस किस्म का कोई एक्सपेक्टेड डिसीजन आ जाता है और कोर्ट कोई मुख्तसर ऑर्डर, कोई शॉर्ट ऑर्डर जारी कर देती है या कोई शॉर्ट वर्डिक्ट दे देती है या इस किस्म का कोई फैसला एक्सपेक्टेड है, तो हम इस तरह से रिस्पॉन्ड करेंगे। पूरी गवर्नमेंट कहती है, पूरी गवर्नमेंट का जो अलायंस है, पूरी हुकूमत का जो इत्तेहाद है, उसकी जो इत्तेहादी जमातें, उनका यही कहना है। तो सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला देती है अभी कबल अज़ वक्त कुछ भी कहना जो है वो मुनासिब नहीं होगा। अभी तो ये मैं वीडियो अपलोड करूँगा, आप ये व्लॉग सुनेंगे, उसके बाद हो सकता है कि सुबह तक 1-2 दिन तक कोई डिसीजन आ जाए, लेकिन ज़ोर ज़बरदस्ती इलेक्शन नहीं होंगे। और पार्लियामेंट भी कह चुकी है, मैंने अपने लास्ट व्लॉग में भी कुछ डिटेल्स आपके सामने रखी थी और बहुत डिटेल के साथ वो व्लॉग किया था और उसमें बताया था कि ये सारे प्रॉब्लम्स हैं जिसको आइडेंटिफाई किया जा रहा है और इन प्रॉब्लम्स के होते हुए इलेक्शंस कॉल करना इतना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कुछ लोगों को लगता है कि इलेक्शंस हो सकते हैं, लेकिन सर अक्सरियती लोग कहते हैं कि इलेक्शंस नहीं होने चाहिए और एक जमात कहती है इलेक्शंस होने चाहिए। तो ऐसे हालात में इलेक्शंस होते नज़र नहीं आ रहे और सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या आता है इस हवाले से कुछ नहीं कहा जा सकता। दूसरी बात ये कि वज़ीर आज़म साहब ने जी कौमी असम्बली से एतमाद का वोट हासिल कर लिया, मुबारक हो जी। वज़ीर आज़म साहब को इस बात पर दाद पेश करनी चाहिए। और एक जज हैं सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मुनीब अख्तर साहब जी, उन्होंने फरमाया था कि वज़ीर आज़म असम्बली से एतमाद खो चुके हैं। वो उन्होंने थोड़े दिन पहले इस किस्म के रिमार्क्स दिए थे और अब शायद हो सकता है कि वो लचक का मुजाहरा करें और शायद वो अपने इन अल्फाज के ऊपर माफ़ी मांग लें, क्योंकि मैं बहुत इज्जत के साथ बात कर रहा हूँ। एक कोर्ट के जज हैं, चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब जो उनके फाजिल दोस्त हैं, और एक जज साहब जब इस किस्म के रिमार्क्स देंगे तो फिर मुआशरे के अंदर वो नेगेटिव जो है ना वो रिमार्क्स के तौर पर उनको लिया जाएगा। तो जज साहब ने जो रिमार्क्स दिए थे कि जी वज़ीर आज़म साहब जो हैं वो असम्बली से एतमाद खो चुके हैं, तो सर वो तो असम्बली से एतमाद का वोट हासिल कर चुके हैं, कामयाब रहे और अब तक उनको कामयाबी मिली। तो वज़ीर आज़म साहब जो हैं जी उनको 180 अरकान पार्लियामेंट ने वोट कास्ट किया और 180 अरकान पार्लियामेंट ने उन पर एतमाद का इजहार किया। कोई एक रुकने पार्लियामेंट भी ऐसा नहीं था जिसने वज़ीर आज़म साहब के खिलाफ वोट दिया। तमाम अरकान पार्लियामेंट ने अपना वोट, अपना हक़ राह दही इस्तेमाल किया और पूरी पार्लियामेंट का एक मुत्तफ़िका फैसला है कि मुल्क का चीफ एग्जीक्यूटिव अदलिया का फैसला नहीं मानेगा। मुल्क का चीफ एग्जीक्यूटिव जो है, जो वज़ीर आज़म है, जो हाउस का
कस्टोडियन है, जो हाउस का बाप है, उसका मुतफिका फैसला है कि पूरी पार्लियामेंट मुझ पर यकीन रखती है, लिहाजा मैं पूरी पार्लियामेंट के फैसले के मुताबिक चलूंगा। और पूरी पार्लियामेंट का एक ही फैसला है कि इलेक्शंस अपने मुकर्ररा वक्त पर होने चाहिए। अब वज़ीर-ए-आज़म साहब ने जो कौमी असम्बली में स्पीच की है, उसके कुछ अल्फाज, जो कुछ मेन पॉइंट्स हैं, वो मैं आपके सामने रखता हूँ कि वज़ीर-ए-आज़म साहब ने कहा कि आज पाकिस्तान शदीद मुश्किलात में है। 2018 में इस मुल्क की मईशत दुनिया में मानी जाती थी, जो बहुत तेज़ी से तरक्की कर रही थी। 2018 के इलेक्शंस के नतीजे में हर चीज़ सामने आ चुकी है। सबको पता है कि किस तरह RTS बंद करवाया गया, इंतखाबी नताइज तब्दील किए गए, अक्सरियत को अक़लियत में तब्दील किया गया। साकिब निसार 2018 के इंतखाबी नताइज को चुराने में मुलव्वस था। उस वक्त के जो चीफ जस्टिस थे, अल्लाह ताला उनको लंबी ज़िंदगी दे, उनको दाद पेश करनी चाहिए कि वो अपने आप को पॉलिटिकल करके के 2018 के इलेक्शंस में धांधली की तहकीकात होंगी। वज़ीर-ए-आज़म साहब ने कहा कि मैं स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज़ अशरफ साहब को कहता हूँ कि आप एक कमेटी बना दें, वो कमेटी अपनी रिपोर्ट पेश करे और उसके मुताबिक 2018 में जो मैंडेट चोरी हुआ उसकी रिपोर्ट कमेटी जब सामने लाएगी, जब उसकी सिफारिशात आएंगी तो पता चलेगा, दूध का दूध और पानी का पानी होगा। और पता चलेगा कि 2018 के इलेक्शंस को किस तरह रिग्ड किया गया। रिग्ड का मतलब किस तरह से धांधली ज़्यादा बनाया गया, किस तरह से इंतखाबी नताइज को चुराया गया, किस तरह से RTS सिस्टम को बिठाया गया। ये सारी बातें वज़ीर-ए-आज़म साहब ने कही। उन्होंने कहा कि जब IMF से बात हो रही थी तो इमरान खान न्याजी के इशारे पर 2 सूबाई वज़राए ख़जाना तैमूर झगड़ा और उस वक्त के जो सूबाई वज़ीर ख़जाना थे मोहसिन लगारी साहब, जो भी हाल ही में MNA का इलेक्शन लड़े हैं डेरा गाजी खान से और जीते हैं, तो दोनों सूबाई वज़राए ख़जाना की तरफ इशारा करते हुए उन्होंने कहा कि इमरान न्याजी के इशारे पर दोनों सूबाई वज़राए ख़जाना को कहा गया कि वफाकी हुकूमत के खिलाफ साजिश करें और मुश्किलात खड़ी कर दें। और फिर उन्होंने कहा कि ये भी कहा गया कि आप ये भी कह दें कि हम शराइत नहीं मानते, ताकि इनको IMF के साथ जो है वो डील करने में प्रॉब्लम हो। फिर वज़ीर-ए-आज़म साहब कहते हैं कि साकिब निसार और ख्वाजा तारिक रहीम की ऑडियो सोशल मीडिया के बाद मेन स्ट्रीम मीडिया पर आई, साजिश खुलकर सामने आ चुकी है। साकिब निसार वो शख्स है जिसने धांधली करवा के PTI को जितवाया 2018 के इलेक्शंस में। शेख रशीद के हल्के में साकिब निसार पोलिंग एजेंट बनकर गया। साकिब निसार ने हस्पतालों का निज़ाम तबाह किया। 2.5 साल दिन रात 100 मोटो लेकर कौम का हुलिया बिगाड़ दिया। फिर वो कहते हैं कि अपने भाई को PKLI में भर्ती करवाने के लिए इसने बेड़ा गर्क करवाया, इदारे का बेड़ा गर्क करवाया। और साकिब निसार की ऑडियो पाकिस्तान के खिलाफ साजिश है, ये मेरे खिलाफ, ये पार्लियामेंट के खिलाफ, ये अरकान पार्लियामेंट के खिलाफ नहीं, बल्कि सबसे बड़ी साजिश पाकिस्तान के खिलाफ है। फिर वज़ीर-ए-आज़म साहब कहते हैं कि PKLI में जो साकिब निसार ने अपने सफारशी भाई को भर्ती करवाया, जो उस इदारे का हुलिया बिगाड़ा, उस इदारे का निज़ाम दरम बरम किया और उस इदारे के ऊपर उंगलियां उठाने का मौका दिया, उसमें साकिब निसार जो है वो एक सहूलतकार का किरदार अदा कर रहा था और उसने उस इदारे का बेड़ा गर्क कर दिया। अब ये वज़ीर-ए-आज़म साहब आगे कहते हैं कि ये नहीं हो सकता कि पार्लिमान कानून बनाए और कानून की शक्ल इख्तियार करने से पहले अदलिया इस पर हुक्म इम्तना दे दे। आइन को बनाना और इसमें तरमीम करना पार्लिमान का इख्तियार है, अदलिया को आइन को रीराइट करने का इख्तियार नहीं है। हम 3 रुकनी बेंच को नहीं मानते, हम 4-3 के अक्सरियती फैसले को मानते हैं। इस अदालत ने भुट्टो को फांसी की सज़ा दी, नवाज शरीफ को नाअहल करार दिया, गिलानी को नाअहल करार दिया। अगर इस पार्लिमान के तमाद के वोट की पादाश में मुझे घर जाना पड़ा तो मैं तैयार हूँ। इनका मान नहीं तोड़ूंगा, इस पार्लिमान का मान नहीं तोड़ूंगा। ये अदालत पंजाब में इलेक्शंस करवाने की बात करती है, मगर इस अदालत को KPK में तो इलेक्शन याद नहीं आते। BRT मंसूबे में अरबों की करप्शन हुई, आज तक उसकी कोई तहकीकात नहीं हो सकी। BRT मंसूबे में करप्शन के तमाम रिकॉर्ड तोड़े गए। इमरान खान के दौर में हमें जेलों में डाला गया, हमारे खिलाफ झूठे मुकदमात बनाए गए। उस वक्त के चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल को वीडियोस बनाकर इस्तेमाल किया जाता रहा। ये इस बात में कोई शक नहीं है कि ये वज़ीर-ए-आज़म साहब ने बड़ा वैलिड पॉइंट उठाया कि जिस तरह से वो मोरा था ना, वो जावेद इकबाल, जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल,
और 2019 में वो जो उनकी वो एक वीडियो आई थी न्यूज़ 1 के ऊपर आई, और वो जो तैयबा नामी औरत थी उसके साथ वो जिस तरह की वो इलीगल एक्टिविटीज़ कर रहे थे, और फिर वो मौसूफ कहते हैं कि जी ये वीडियो फेक है। उस वीडियो को मुकम्मल तौर पर पूरी मेरा ख्याल पाकिस्तानी कौम ने देखा होगा, और उस वीडियो को जब हर बंदे ने अपनी आंखों से एनालाइज किया, उसको जब अपनी आंखों से वॉच किया, तो उसके सर रोंगटे खड़े हो गए। और वो शख्स जावेद इकबाल, जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल, वो उसको किस तरह से इस्तेमाल किया जाता रहा, इसकी ज़िंदा मिसाल मैं आपको बताता हूँ कि वो जो इमरान खान की हुकूमत में वो बंदा जिसकी टके की औकात नहीं थी, वैसे मैं बड़े इज्जत और बड़े एहतराम के अल्फाज इस्तेमाल करना चाहता था, लेकिन उस शख्स के लिए मेरी ज़ुबान से कोई इज्जत के अल्फाज नहीं निकल सकते। वो मिर्ज़ा शहजाद अकबर, आप सबको याद होगा कि इमरान खान के दौर में वो एडवाइज़र था इंटीरियर और अकाउंटेबिलिटी का, मशीर था बुराए दाखिला और एहतसाब का। तो वो शख्स जो कभी ज़िंदगी में काउंसलर का इलेक्शन नहीं लड़ा, वो बैठ कर टीवी पे कौम को भाषण दे रहा होता था कि नवाज शरीफ ने इतनी प्रॉपर्टी बना ली, शहबाज शरीफ ने इतनी प्रॉपर्टी बना ली, मरियम ने इतनी प्रॉपर्टी बना ली, हमजा ने इतनी प्रॉपर्टी बना ली, जरदारी की जायदादें, फरियाल तालपुर की जायदादें, उसके बाद बिलावल की जायदादें। मतलब वो जितने झूठ उस बंदे ने घड़े, आज वो बाहर के मुल्क में बैठा हुआ है। और वो पीटीआई का कोई नजरियाती रुकन नहीं था, पीटीआई का कोई फैन फॉलोइंग में नहीं आने वाला बंदा था, वो पीटीआई का कोई सेंट्रल पार्टी का कोई वर्कर नहीं था, या वो पार्टी की मेंबरशिप में वो उसका कोई हिस्सा नहीं था, वो हिस्सेदार भी नहीं था। लेकिन सर वो कहाँ से आया ये आप सबको पता है, जो उसको लेकर आए वही उसको बाहर भी छोड़ कर आए, और वो बाहर के मुल्क में बैठ के अब वो खामोश बैठा हुआ है। यहाँ पर उसकी जुबान नहीं टिकती थी, यहाँ पे सारा दिन बैठकर शहजाद अकबर कौम को झूठ सुनाता होता था, और झूठी फाइलें लेकर कौम के सामने टीवी पे आके ले रहा था और बताता था कि जी इसने इतने अरब रुपए की करप्शन कर दी, इसने ये कर दिया, लेकिन इल्ज़ाम आज तक वो कोई साबित नहीं कर सका। तो सर इसी तरह जावेद इकबाल, जिसको मोरे के तौर पर इस्तेमाल किया गया इमरान खान की हुकूमत में, बेसिकली वो चेयरमैन नैब नहीं थे, वो इमरान खान साहब की डिक्टेशन पर चल रहे थे। वो बनी गाला में जाते थे, वो साकिब निसार साहब के साथ जाकर मिलते थे, वो उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से मिलते थे। और आपको याद है ना कि जिस तरह से वो ये गठजोड़ था इन लोगों का, जो एक बहुत बड़ी प्लानिंग थी कि साकिब निसार, जनरल कमर जावेद बाजवा, इमरान खान, जावेद इकबाल, फैज़ हमीद, तो ये जो सारा ग्रुप था, ये जो 5-6 का टोला था, इसने सर पाकिस्तान को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाया। आज पाकिस्तान जिस नहज पर खड़ा है, जिस हाल में खड़ा है और जिन सिचुएशंस को फेस कर रहा है, उसकी पाकिस्तान की तबाही और बर्बादी के जिम्मेदार ये लोग हैं जो आज पाकिस्तान को यहाँ तक लेकर आए। ये इमरान खान साहब पाकिस्तान की तबाही के जिम्मेदार हैं, जो तैमूर झगड़ा को और मोहसिन लगारी को फ़ोन करके कहते हैं ओए खबरदार, पाकिस्तान की तरक्की हजम नहीं होनी हमें, क्योंकि शहबाज शरीफ की हुकूमत है, IMF के साथ अगर डील हो जाती है तो इनके तो वारे न्यारे हो जाएंगे और हम पर तो लान तान होगी, हम पर तो थू थू होगी। तो इमरान खान साहब ने क्या किया, उन्होंने तैमूर झगड़ा को और मोहसिन लगारी को फ़ोन कर कर ये इंस्ट्रक्शंस, ये हदायत फराहम की कि जो मर्जी हो जाए, आंधी आ जाए तो तूफान आ जाए, तुसी हाँ नहीं करनी, तुसी कहना कि जी ऐसी नहीं करा सकते। और सर वही हुआ, मुल्क का तो खाना खराब किया इमरान खान साहब ने अपने दौर में, मुल्क का बेड़ा गर्क किया। वो जो पेट्रोल था 75 पे, वो देख लें 180 पर लेकर गए। वो जो डॉलर नून लीग छोड़कर गई थी 95 पे, वो 185 पर लेके गए। वो जो GDP नून लीग 5.5 पर छोड़कर गई थी, इनकी हुकूमत आते ही वो GDP मनफी पे आ गया। तो सर लान तान तो इमरान खान साहब को करनी चाहिए ना। कौम तो समझ रही है कि हालात आज इस मुल्क के क्या हैं, लेकिन हालात असल ये हैं जो मैंने आपके सामने रखे हैं। तो वज़ीर आज़म साहब ने कहा कि जी इलेक्शंस KPK में याद नहीं आते और यहाँ पे याद आ जाते हैं। फिर वज़ीर आज़म साहब ने एक जज साहब हैं सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज, उन पर तनकीद की और कहा कि करप्शन के उस शख्स ने तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए, और वो फ़ोन पे हदायत लेता है और वो परवेज़ लाई से बातें करता है, और परवेज़ लाई उसको फ़ोन करके कहता है कि मोहम्मद खान भट्टी का केस जड़ा ना वो मुज़ाहिर अकबर नकवी दे बेंच चलवाना है। और वो फिर वज़ीर आज़म साहब कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट उस करप्ट जज को अपनी गोद में बिठा के उसको जन्म देती है और उसको कहती है कि जी तेरे ते वारे ही नहीं आ रहे ने, तेरे ते सते ही खैराने। और वज़ीर आज़म साहब कहते हैं कि उस शख्स के खिलाफ इतने रेफरेंसेस फाइल हो गए हैं, इतनी उसके खिलाफ तहकीकात के लिए आवाज़ें उठ रही हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जो बाप हैं, जो चीफ जस्टिस साहब हैं, वो खामोश हैं और वो कोई तहकीकात नहीं कर रहे। और वज़ीर आज़म साहब कहते हैं कि वो शख्स जिसने परवेज़ मुशर्रफ की सज़ा ख़त्म की, तब भी हमें तहफ़्फ़ुज़ात थे, तब भी शख्स ने उसकी सज़ा ख़त्म की और तब भी हम बोलते थे कि ये शख्स जो है
ये किसी के कहने पर इस किस्म का फैसला दे रहा है। और वज़ीर-ए-आज़म साहब कहते हैं कि अब तमाम शवाहिद आने के बावजूद उस शख्स के खिलाफ कोई तहकीकात नहीं हो रही, और वो हैं जी जस्टिस मोज़ाहिर अकबर नकवी साहब, जिनकी ऑडियो लीक हुई परवेज़ लाई के साथ, और उन पर बड़े संगीन इल्ज़ामात हैं कि उनके बेटे मुर्तज़ा नकवी और मुस्तफ़ा नकवी किक बैक्स लेते रहे। मोहम्मद खान भट्टी ने दौराने जो है वो इन्वेस्टिगेशन दौरान तफ्तीश ये इंकशाफात किए। जब वो FIA को अपना बयान रिकॉर्ड करा रहे थे तो बता रहे थे कि मोहम्मद खान भट्टी साहब बता रहे थे कि मुज़ाहिर अकबर नकवी साहब जो हैं उनके बेटे हर जो है वो ठेके में किक बैक लेते थे, हर मंसूबे में किक बैक लेते थे, हर करप्शन के अंदर जो है उन्होंने अपना हिस्सा रखा हुआ, और अभी तक वो जो है वो सारा कुछ सर बिल्कुल ठीक है। चीफ साहब जो है उनकी नज़र में, वज़ीर-ए-आज़म साहब कहते हैं कि उनकी नज़र में इतना बड़ा मामला जो है वो अभी तक उसको रेज ही नहीं किया गया, लेकिन वो उम्मीद कर रहे हैं चीफ साहब से कि उसके ऊपर कोई तहकीकात होंगी। फिर जो है ना ये एक लास्ट पॉइंट जो मैंने आपसे डिस्कस करना है वो ये है कि जी हुकूमत और PTI के दरमियान मुज़ाकरात, एक मुलाकात होती है हुकूमती टीम जिसमें ख्वाजा साद रफ़ीक साहब, उसके बाद आज़म नज़ीर तारड़ साहब, नवीद कमर साहब, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब, इसहाक डार साहब और किश्वर ज़हरा साहिबा, ये 6 रुकनी जो हुकूमत की मुज़ाकराती टीम है ये मिलती है PTI की 3 रुकनी मुज़ाकराती टीम से, जिसमें शाह महमूद कुरैशी साहब हैं, फवाद चौधरी साहब हैं और बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब हैं। अब इसमें जो मुलाकात हुई उस मुलाकात में ये डिस्कस हुआ, ये डिसाइड किया गया कि जी मुज़ाकरात होंगे, डायलॉग्स होंगे और इलेक्शंस के लिए दोनों फरीकैन बैठेंगे और एक डेट अनाउंस कर देंगे। लेकिन सर मैं ये समझता हूँ कि इलेक्शंस नहीं होंगे, और मैं ये समझता हूँ कि मुज़ाकरात कामयाब होते नज़र नहीं आ रहे, क्योंकि जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान साहब जो हैं वो तो इनकार कर चुके हैं कि मुज़ाकरात नहीं होने चाहिए। वो तो कह चुके हैं कि इस हुकूमत ने जो है अगर PTI के साथ मुज़ाकरात करनी है तो मैं तो उसमें बतौर सालिस नहीं आऊँगा। तो वो तो ये भी कह चुके हैं कि PTI से मुज़ाकरात करना जो है वो हम अपनी कमज़ोरी समझते हैं। तो गवर्नमेंट की जो टीम है बेसिकली वो तहरीक इंसाफ के साथ बैठ तो गई है, और मुज़ाकरात का पहला दौर तो ख़त्म हो गया। नेक्स्ट मुलाकात सुबह होती है, कब होती है आई डोंट नो, जब भी होगी, लेकिन उसमें अगर कोई बुनियादी पेशरफ ना हो सकी या उसमें अगर कोई इसका अल्टरनेटिव ना निकल सका, क्योंकि हुकूमत तो अपनी ज़िद और अपनी अना पर अड़ चुकी है कि इलेक्शंस होंगे तो आइन के मुताबिक होंगे, और आइन कहता है कि अगर असेंबली डिज़ोल्व होती है तो विद इन 90 डेज तो होंगे, लेकिन अब 90 डेज का प्रोसीजर तो आगे निकल गया। तो हुकूमत कहती है कि जो अब 3-4 महीने रह गए हैं, जो इतना टाइम हमने स्पेंड कर लिया, जो इतना टाइम हम लोगों ने जो है वो सब्र कर लिया, मज़ीद 3-4 महीने सब्र कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, कोई क़यामत आ जाएगी, वज़ीर ख़जाना साहब ने भी कहा। तो बेसिकली जो है ना सर प्रॉब्लम अब तहरीक इंसाफ के लिए है कि हुकूमत तो कह चुकी है कि हमने इलेक्शंस कोई नहीं करवाने, और उनके पास पार्लियामेंट के पास जो इख्तियारात हैं, पार्लियामेंट ने तो अपने इख्तियारात इस्तेमाल करनी है। इमरान खान साहब के बारे में मैंने आपको पंजाबी की वो कहावत सुनाई थी कि घरों घर गवाया बारों ओक वाया, घरों घर गवाया बारों ओक वाया। तो इमरान खान साहब बेसिकली ना तो घर के रहे ना बाहर के रहे, ना तो उनके पास कोई चीज़ है ना उनके पास कोई इक़्तिदार है। उन्होंने असेंबलियों से भी इस्तीफे दिए। अपनी सियासी में होता ना सर कि सिर्फ जिद थी और अना थी कि शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म है, और वो बर्दाश्त नहीं हो रहा था। हालांकि उन्होंने 3.5 साल इनको बतौर वज़ीर आज़म बर्दाश्त किया, लेकिन वज़ीर आज़म के तौर पर इमरान खान साहब ने देखा कि शहबाज शरीफ हमारा मुखालिफ वज़ीर आज़म है तो हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, लेकिन जी उन्होंने फिर वो अपनी ज़िद और अपनी अना पर आए। तो अब यही इसका हल है कि इमरान खान साहब जो हैं वो तो चारों तरफ से फंस चुके हैं, उनके पास तमाम ऑप्शंस ख़त्म हो चुके हैं। वो अब उनके पास जितने भी कार्ड्स खेलने के लिए थे हुकूमत के ख़िलाफ़ वो तमाम इस्तेमाल हो चुके हैं। हुकूमत के पास बहुत से ऑप्शंस हैं और हुकूमत अब अपनी बात पर अड़ी हुई है। और ये जो मुज़ाकरात है ना, देखें हुकूमत बेसिकली तहरीक इंसाफ को ट्विस्ट दे रही है और मुज़ाकरात नहीं होंगे। अदलिया अब किस तरह से फैसला देगी, मैं इस बात को समझने से कासिर हूँ कि अदलिया कह देती है कि जी इलेक्शंस के लिए हम कहते हैं 14 मई, तो सर 3 महीने तो गुजर गए। जनवरी में जाके असेंबलीज डिज़ोल्व हुई और अब 3 महीने का जो टाइम पीरियड है बात उससे आगे चली गई है। गल वध गई है मुख्तार है, लेकिन सियाने दस दे नहीं पे, अब बात तो आगे चली गई है, लेकिन होने नहीं इलेक्शंस होंगे तो अपने मुकर्रर टाइम फ्रेम के मुताबिक होंगे।
और उसका टाइम फ्रेम है अक्टूबर के अंदर ही इलेक्शंस होते नजर आ रहे हैं, उससे पहले इलेक्शंस होते नजर नहीं आ रहे। आगे फैसला अदालत नहीं करना। लेकिन सर इस मुल्क की सियासत जो है ना वो इस्लामाबाद के ऐवानों के अंदर अब ये बातें गर्दिश कर रही हैं कि इस मुल्क की सियासत आने वाले दिनों में मज़ीद तहलका खेज साबित हो सकती है और कोई आप समझ लें कि कोई बहुत बड़ा अपसेट हो सकता है। और इस किस्म की जो खबरें हैं वो इस्लामाबाद के ऐवानों से आ रही हैं। अच्छी खबरें नहीं हैं लेकिन बहुत ही धमाकेदार खबरें हैं जो आने वाले दिनों में हो सकता है कि उसका कोई नतीजा भी निकलेगा। अपनी राय का कमेंट्स में ज़रूर इज़हार कीजिएगा। इंशाल्लाह एक नए सेगमेंट के साथ फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।